हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके पेट एग्जाम के लिए जो आपका मॉडल पेपर है आपको दिया जा रहा है, और इसके तुरंत बाद आपकी स्टैटिक जीके जो कि समान जागरूकता आपके एग्जाम में 10 नंबर पूछी जानी है, इस क्लास के तुरंत बाद आपकी क्लास वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों क्लास एक साथ आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया है फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है इसका प्रथम शिकार इनमें से कौन सा हुआ था। वन की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर आपका सतारा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर सतारा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सतारा जो आपका है सतारा, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका संभल, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, ये क्रम से यहाँ पर हुए थे। सर्वप्रथम 1848 में ये सतारा हुआ था। इसके बाद 49 में संभल हुआ था, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर, ये आपके हुए थे। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। दूसरे को ऑप्शन देना है। दूसरे के भी देखिए आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज। यानी ऐसा क्वेश्चन इसके पहले आपको मिला था। रास बिहारी बोस ने देखा जाए तो 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्थापना किया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसका सर्वप्रथम जो विचार आया था, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे पहला जो विचार आया था वो किसके मन में आया था, तो आपके कैप्टन मोहन के मन में आया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, निम्न में से कौन सा है जो उपवेद नहीं है। देखिए उपवेद की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उपवेद में देखा जाए तो आपका धनुर्वेद है, शस्त्रास्त्र है, आयुर्वेद है, योगवेद है। तो आप कहेंगे सर योग वेद जो आपका दिया गया है, यानी योग वेद जो आपका आंसर है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो आपका जुड़ा है शस्त्रास्त्र जो आपका है ये तकनीकी से, सैन्य तकनीकी से जुड़ा हुआ शब्द था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है। 4 नंबर के ऑप्शन आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। बाबरनामा यहाँ पर बाबर हो जाएगा, शाहजहांनामा आपका मोहम्मद ताहिर दिया गया है ना। इसके बाद दिया गया है आपका हुमायूंनामा, हुमायूं दिया है तो आपके हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। किसका है, गुलबदन बेगम का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी तुझे के जहांगीरी आपकी जहांगीर का है, ऑप्शन नंबर आपका बन गया सी नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 5 को, और 5 नंबर आपसे कह रहा है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर आपकी उपलब्ध है। देखिए 5 नंबर आपको सोचना है, समझना है, फिर इसके बाद आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, गुजरात में जो आपका वल्लभी है, यानी गुजरात में वल्लभी, जो कि दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में आपको किया गया था। उस समय वल्लभी के राजा थे भानुगुप्त, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 6 की ओर आते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 नंबर है और 6 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन हो जाएगा, लोपामुद्रा नहीं होगा, ना ही पार्वती होगा, रुद्रमा भी नहीं होगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता था। दोस्तों याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता, यानी ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 7 को आते हैं। आपसे कह रहे हैं 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग यहाँ पर शुरू किया था। 7 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, जिनको हम लोग सांकेतिक मुद्रा के नाम से जानते थे। और सांकेतिक मुद्राओं की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना, जो कि सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। दोकानी नाम से सिक्के भी चलाए थे। किस नाम से, दोकानी नाम से भी इसने सिक्के चलवाया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 की तरफ। आपसे कह रहा है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग आपके थे। चलिए बताना है कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। 8 का ऑप्शन देना है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें लाल, हरा और पीला। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम पहले ही जल्द आंसर आपको बता देते हैं। वास्तविकता अगर आपको ये टेस्ट पेपर दिया जाए तो आधे क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। लगता तो आपको सरल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपको सरल लग रहा होगा, यहाँ ये तो सरल लग रहा है,
लेकिन 50% से ज्यादा बच्चे 50% ही नंबर ला पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ला पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे आप जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल हाई आपका होता जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया और आपसे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था। आसान क्वेश्चन है, आपका हमेशा पढ़ा गया है, क्योंकि पॉलिटी जब स्टार्ट होती है तो इसी क्वेश्चन से ही होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था वो 1773 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 1773 के तहत ही यहाँ पर देखा जाए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके एलिजा एम्पे थे, याद रखिएगा एलिजा एम्पे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चलिए, नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की थी वो किसने किया था। यहाँ पर 10 नंबर है, और 10 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 10 नंबर में, तो 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भगत सिंह, यानी कि आपका आंसर है जो आपका फर्स्ट है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। भगत सिंह यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी ध्रुव पर भी चक्कर पूरा करता है। यानी यहाँ पर देख सकता है जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही देखा जाए तो ये अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। कितना करता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो 11 नंबर है 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एक चक्कर ये खुद भी पूरा करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो जिसका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच आपका फैला है। यानी अगर हम बात करते हैं भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका कितना है। भारत के देशांतरी विस्तार यानी एक रेखा यहाँ से देशांतर जा रही है, गुजरात के पास से जा रही है, अरुणाचल प्रदेश से जा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका डिफरेंस आपको लगभग 29 दशमलव कुछ मिलेगा, कुल मिलाकर हम लोग 30 इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 12 नंबर में जो ऑप्शन है आपको देना है, तो कहेंगे सर 68.7 पूर्व। ये जो आपका है गुजरात में 68.7 है ना, ये पूरब में है। और अगर यहाँ पर भी जाते हैं तो आप कहेंगे सर ये 97.25 पूर्व है। अब यहाँ पर पूरा भी आपको लेना है, याद रखिएगा। इसलिए लेना है क्योंकि ये बात जब होती है तो ये पूरे विश्व में होते हैं और आपका भारत जो बसा है वो पूर्वी गोलार्ध में बसा है, तो ये पूरा एरिया आपकी पूरब में ही आएगा, यानी ये पूरा टोटल जो आपका है पूरब में ही होगा। इसलिए पूरा भी आपको लगाना है, पश्चिम नहीं लगाना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा से क्वेश्चन आपका बनता है, हर बार पूछा गया है कि कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है आपकी। देखा जाए तो आप कहेंगे सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होएगा, एक तो उत्तर प्रदेश मिलता है और एक आपको उड़ीसा मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये उड़ीसा इसका नियरेस्ट है ना, तो इसलिए ऑप्शन जब भी देगा उसके पास वाला ही देगा, लेकिन ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो आपकी गुजरती कहाँ से है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से जाती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 14 की ओर चलते हैं और आपसे कह रहा है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट आपकी है। यहाँ पर 14 नंबर दिया है और 14 की बार बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आपका है वो कुंचिकल जलप्रपात है जो आपकी कर्नाटक में है, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, लोअर पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछा गया था। याद रखिए आपका कुंचिकल जो जलप्रपात है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, जोग प्रपात मत लगाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 को और आपसे कह रहा है कि प्रशांत के रिंग को है ना रिंगों का वलय भी कहा जाता है, यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से जो जानते हैं यहाँ पर 15 नंबर में वो किसे जानते हैं, तो ये है आपका आग हो जाएगा। यानी प्रशांत महासागर में देखा जाए तो आपके जो भूकंप आते हैं सबसे ज्यादा वहीं पर आते हैं। भूकंप की वजह से वहां पर ज्वालामुखी भी बहुत होते हैं और देखा जाए तो यहाँ पर ढेर सारे ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक यहाँ पर आग का एक वलय बना हुआ है, यानी कि आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 16 की तरफ चलते हैं और आपसे कह रहा है नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 16 की तरफ चलते हैं, 16 नंबर के कमेंट को भी देखते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा बताइएगा। अगर आपको ये सरल क्वेश्चन लग रहा है तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग यहाँ पर दीजिए कमेंट में, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। जवाब यहाँ पर देखिए आ रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 की तरफ, तो अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया है।
यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका होगा क्या। चलिए जवाब आ गया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया है सही और कुछ लोगों ने जवाब गलत दिया है। यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा उसी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छी बात है कि इसकी ऑप्शन जो आपके हैं ऐसे दिए गए हैं कि आप तुक्का भी मार के काम चला सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये उस समय वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 17 की ओर चलते हैं और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो अप्रत्यक्ष कर है। यानी ये डायरेक्ट कर आप कर रही हैं और डायरेक्ट कर में से देखा जाए तो आप कहेंगे सर निगम कर ये डायरेक्ट होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो संपत्ति कर ये डायरेक्ट होता है, उपहार कर भी डायरेक्ट होता है, लेकिन जो आपका सीमा शुल्क है ये अप्रत्यक्ष कर है। यानी राइट आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सीमा शुल्क बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18 की तरफ। आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। यानी ये जो आपकी योजना लाई गई थी वो कब लाई गई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा 18 नंबर में। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये 22 जनवरी की बात है और ये 2015 में किया गया था। यानी 22 जनवरी 2015 को घोषणा की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। और कहां से की गई थी ये आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते तो हरियाणा में जो पानीपत है, हरियाणा के पानीपत से की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 19 को। महल नोबिस मॉडल आधारित था। यानी कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि मॉडल आपकी बनाया था महल नोबिस, यानी पीसी महल नोबिस ने बनाया था। ऐसे क्वेश्चन को हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पीसी महल नोबिस ने जो ये पंचवर्षीय योजना है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल यहाँ पर तैयार किया था पीसी महल नोबिस। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 को। आपसे कह रहा है बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 20 नंबर है और 20 की बात करते हैं तो ये जो आपकी जुड़े हैं नरसिम्हन समिति है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो नरसिम्हन समिति है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 21 को चलते और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। यानी वित्त आयोग का जो गठन होता है ये 243 के फर्स्ट के तहत होता है। और याद रखिएगा ये संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, क्योंकि पंचायत की बात हो रही है, याद रखिए पंचायत की बात हो रही है तो आपको आंसर सी देना है। पंचायती जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। ऑप्शन आपको सी यहाँ पर आपको देना है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके अगले को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो आपके कितने से कितने में किया गया है। चलिए भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है इनका जो वर्णन मिलता है वो कौन से आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आपको मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 से 35। यानी कि आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके अगले की ओर। 23 नंबर है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन है जो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। इनमें से कौन आपका हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मुंबई है ना, मुंबई में जो आपका है ना, याद होगा कि मुंबई जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है वो आपकी देखा जाए तो आपकी किसके लिए, तो एक तो आपका महाराष्ट्र आपका हो गया है ना, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद देखा जाए तो आपका गोवा को भी देखता है। गोवा के साथ साथ दादरा नगर हवेली जो आपका है, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप हो गया, इन सब के लिए आपका है, याद रखेगा। गुजरात उच्च न्यायालय आपकी गुजरात को देखता है, दिल्ली जो आपका है एनसीटी को देखता है, और उत्तर प्रदेश जो आपका इलाहाबाद है। यानी कि आपका आंसर डी यहाँ पर आया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपकी 24 को आते हैं। कह रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर विषय के बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला दिया है वन जो आते हैं किसमें, समवर्ती सूची में है। पहले राज्यों में आते थे, बाद में समवर्ती सूची में रखा गया, यानी पहला सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में है। आप कहेंगे सर शेयर बाजार जो आपका दिया गया है वो आपके शेयर जो संघ सूची में है, यानी ये जो विषय है वो संघ सूची में है। अब देखिएगा जैसे कि आपके दिमाग में कभी कभी कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर लिख दें कि सर संघ सूची में कौन आते हैं, और अगर आपसे पूछें सर राज्य सूची का कौन सा विषय है, अगर आपसे पूछें कि सर समवर्ती सूची में कौन से विषय आपके आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5-6 ऐसे पॉइंट आपके जो एग्जाम में से पूछे जाते हैं। संघ की बात करते हैं तो जैसे आपका होता है शेयर बाजार है ना, ये जो आपका दिया गया है ये शेयर बाजार आपका इसी में आपका आता है। इसके बाद जैसे आपका डाकघर हो गया है ना, क्या हो गया, डाकघर जो आपके होते हैं वो संघ में ही होते हैं।
अगर आपसे पूछे कि सर जो नागरिकता है ना, क्या है नागरिकता, जो आपकी है नागरिकता का जो विषय है वो आपकी इसी में आता है नागरिकता। और जैसे आपका रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, या बैंक हो गया जो आपको सेवा दे रही है ना, जो आपकी बैंक हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जनगणना हो गई, जनगणना जो आपकी होती है इसी में आती है। जो राज्य में जो आता है लोक सेवा जो आपकी व्यवस्था होती है, लोक व्यवस्था होती है। जैसे आपकी पुलिस आपकी हो गई है ना, पुलिस जो आपकी आती है वो इसी में आती है। जैसे आपकी कारागार आपका हो गया, क्या हो गया कारागार हो गया, और कारागार अगर दिया गया है तो कारागार इसी में आएंगे। सिंचाई हो गया, ये सब आपकी किसमें राज्य में आती है। समवर्ती सूची में कुछ आपके होते हैं, जैसे आपके परिवर्तन हुए थे, वन हो गया यानी, और आपका जो शिक्षा व्यवस्था है ना, शिक्षा व्यवस्था जो आपकी इसी में आती है। विद्युत आपका जो विद्युत संबंधित आपका होता है ये आपकी इसी में आता है। विवाह जो आपका होता है, विवाह ये राज्यों से ही आपका होगा। जनसंख्या नियंत्रण जो आपका होगा इसी में आपका होगा। परिवार नियोजन, आर्थिक सामाजिक समस्या ये इसमें होती है, आपकी समवर्ती सूची में है। तो यहाँ पर वन, शिक्षा, विद्युत, और इसके बाद देखा जाए तो आपकी जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची है आपके। ठीक है, तो इनको नोट करिएगा, बार बार आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर बता दिया गया है। एक 10 मिनट का वीडियो को हमने मात्र 1 मिनट में ही कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में जो मंत्रिपरिषद का आकार है क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा एक संविधान में संशोधन किया गया था। ये संविधान संशोधन था, 91 नंबर का संविधान संशोधन था, यानी कि आपका आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर जिसका आ रहा है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? चलिए बताइएगा, ये जो सरौता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, बच्चों के अंदर बस यही कमियां होती हैं कि वो पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के समय करते हैं। यही कारण है कि या तो पेड कोर्स टीचर लॉन्च कर देते हैं, उनको मालूम है पेड कोर्स होगा तो बच्चा मजबूरी में अपना पढ़ाई करता रहेगा, और फ्री क्लासे बच्चा कब लेता है, जब आपकी पढ़ाई यानी जब एग्जाम आ जाता है, और फिर कहते हैं सर जी पढ़ाया हुआ आता नहीं है। और जब आप लोग आएंगे नहीं क्लास में तो फिर क्या होगा, है ना, कहाँ से आपको एक दिन में पढ़ लोगे, नहीं होगा। इसलिए डेली क्लास लिया करो, है ना। जीवन में खिलवाड़ कम किया करो, खिलवाड़ का समय आपका चला गया है। घर में आपके माँ बाप सोच रहे होंगे कि बच्चा गया है, पढ़ाई कर रहा होगा, है ना, ऑनलाइन तैयारी कर रहा होगा, एक सपने होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर रील देखा करते हैं बैठे, है ना, आप लोग मैच देखा करते हैं, और आप बहाना भी देंगे कि सरकार भर्ती नहीं देती है, ये नहीं देती है ना, मतलब बहाने 25 हो जाते हैं। लेकिन आपके पिताजी के बहाने क्या है? पिताजी के तो सपने एक ही है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते, एग्जाम के समय ही पढ़ने आते हैं। जब एग्जाम आता है, एग्जाम डेट आ जाती है तब पढ़ते हैं, वो भी कहो एडमिट कार्ड में आ जाए। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद कहते हैं अभी भी एग्जाम डेट बढ़ेगी, अभी एग्जाम डेट बढ़ेगी, ऐसे भी महारथी आपके मिल जाते हैं। देखो हमने कहा सर सरौता जो आपका है वो किस श्रेणी में है, सरौता जो आपका है वो किस श्रेणी में है, तो आप कहेंगे सर सरौता जो आता है ये द्वितीय प्रकार की श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? चलिए बताना है कि सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? चलिए, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे? रेटिना के पीछे बनता है, कॉर्निया पर नहीं बनता है, याद रखिए, ये रेटिना के पीछे बनता है जो व्यक्ति दूरदृष्टि से पीड़ित होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 22 की तरफ, है ना, 28 की तरफ। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक है जो फाइबर जाना जाता है? यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा? सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हमने कहा सिंथेटिक फाइबर जो आपका है, यहाँ पर इसे बोलते हैं रेयान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेयान को बोलते हैं। कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयान को जाना जाता है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 की ओर। आपसे कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी अगर आर्टिफिशियल तरीके से अगर वर्षा कराई जाए, है ना, बारिश कराई जाए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या प्रयोग करना पड़ेगा? तो ये प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड यानी AgL का प्रयोग करते हैं, AgL का प्रयोग किया जाता है ना। इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? यहाँ पर ऑप्शन देना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके 30 की ओर, तो 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका इनमें से क्या होगा?
हमने कहा यहाँ पर 30 नंबर है, वो 30 का ऑप्शन लगभग सभी को है, क्योंकि जो हल्दी है वो एक तना है या एक आपकी जड़ है। तो आपकी सर हल्दी जो आपकी है एक तना होती है, क्या होती है, तने वाले भाग से प्राप्त की जाती है, यानी आप कहेंगे कि ये सब तना से प्राप्त होती है, तना हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 36 को, यहाँ पर बीच में आपके इंग्लिश से क्वेश्चन आपके गायब होंगे। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव को हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा। अगर कोई संस्था के 25 वर्ष हो गए हैं तो फिर हम लोग मनाते हैं रजत जयंती। क्या मनाते हैं, रजत जयंती मनाते हैं, यानी 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती होती है। यहाँ पर देखो शताब्दी है, और शताब्दी मतलब होता है यहाँ पर 100 वर्ष पूरे होने को शताब्दी कहा जाता है। अगर हम आपसे बोले सर जी 50 वर्ष अगर पूरा हो जाए, अगर 50 वर्ष पूरा हो जाए तो स्वर्ण जयंती मनाते हैं, है ना। बाकी जो बचा हुआ होगा, है ना, हीरक जयंती, वो 75 में आपका आ जाएगा। तो सब आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपके 37 में, सख्यागमन का सही संविच्छेद कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि सख्यागमन का जो सही संविच्छेद है वो आपका है कौन। यहाँ पर 37 है, और 37 में कहेंगे सखी धनागमन। सखी धनागमन है, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, सखी धनागमन है। आप कहेंगे सर कौन सी संधि है, आप कहेंगे यण संधि है, क्योंकि हमने कहा या के साथ अगर आधा अक्षर आपको मिल जाता है या वह के साथ आधा अक्षर मिल जाता है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 38 की ओर, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको हमने बताया था कि नैसर्गिक का यह मतलब होता है जो भगवान ने बनाया है ना। यहाँ पर बोलते हैं प्राकृतिक, तो नैसर्गिक को ही हम बोलते हैं प्राकृतिक, यानी कि नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, जो कि जवाब है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको हम लोग स्वाभाविक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वाभाविक भी कहते हैं, स्वाभाविक भी कहते हैं, और क्या बोल सकते हैं, आकृतिम भी कह सकते हैं, आकृतिम भी कह सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 39 को, आपसे कह रहा है कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्य में से सही मुहावरा बताना है। तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, यानी कि अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर अन्य जल उठ जाना, है ना। याद रखिएगा, अन्य जल उठ जाना, यानी आपका जो आंसर है वो सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 40 को, आपसे कह रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो आपका है वो अशुद्ध है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 40 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके अशुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर दिया है सचल और यहाँ पर दिया है चल, यानी कि अचल का विलोम सचल होता है, यानी इसका जवाब आपका होगा अचल होगा। तो आप कहेंगे सर ये पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी निरपेक्ष का आपका सापेक्ष है, मौलिक का अमौलिक है, बंधन का यहाँ पर मोक्ष है। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर ये गलत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके अगले वो आते हैं, आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी है जो बेलारूसा की राजधानी है। चलिए बताइएगा कि बेलारूसा की अगर हम राजधानी पूछे तो आप भी बताइएगा बेलारूसा की राजधानी इनमें से कौन बनेगी। हमने राजधानी आपको पढ़ाया है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, जितनी भी आपकी राजधानी हमने पढ़ाया है, जो स्टैटिक जी के आपको पढ़ाया है, उसके जो आपके कह सकते हैं पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, है ना। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, आपको जुड़ना है, आपको रिवीजन करना है। समय है जैसे नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है तो आप टेलीग्राम से रहेंगे तो लिंक आपके सामने आ जाएगी, आप क्लास देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में जुड़िएगा, वहां पर राजधानी से रिलेटेड हमने आपको यहाँ पर दिया है। कह रहा है सर जी यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर बेलारूसा की राजधानी क्या है। चलिए यहाँ पर बेलारूसा की राजधानी, और बेलारूसा की अगर बात करते हैं तो आपको बताया था यहाँ पर मिन्स्क, क्या है, यहाँ पर मिन्स्क है, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो आपका यूरोप का एक स्थल अवरुद्ध देश है ना, ये यूरोप का एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी इसकी सीमा पानी से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा बेलारूसा है, और मुद्रा जो आपकी है बेलारूसी रूबल है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 62 में, निम्नलिखित में से कौन सा दिन है जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता है, और आपका जो आंसर आ गया है वो आपका होगा क्या। हमने कहा सर कंप्यूटर साक्षरता लगभग सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, ये है आपका 2 दिसंबर है ना। क्लियर है, 2 दिसंबर है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछे 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगर हम आपसे बोले 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 4 दिसंबर बताइएगा। तो हमने कहा सर 4 दिसंबर है, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना है, क्या है, भारतीय नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगर 10 दिसंबर की बात आ जाती तो फिर हम लोग क्या करेंगे हाँ 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है।
याद रखिएगा किस खिलाड़ी से सैयद मोदी का संबंध यहाँ पर जुड़ा है, और सैयद मोदी का जो संबंध है वो आपके बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये गोरखपुर से आपके थे, है ना, ये गोरखपुर से थे। याद रखिए 1980 की बात है, 1980 से लेके 1987 तक, है ना, 1980 से 87 तक 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस बने थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 64 में, आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपकी कहां पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपकी कहां पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मुख्यालय भी हमने आपको बताया था, है ना, मुख्यालय भी आपको करवाया है। आपकी जो स्पेशल डोज चलता है, स्पेशल जो आपका है स्पेशल डोज जो चलता है, स्पेशल डोज यानी स्टैटिक जीके, यानी इसी को हम लोग सामान्य जागरूकता भी कहते हैं, इसी को हम लोग जीके जीएस कहते हैं, है ना, स्टैटिक जीके कहते हैं। ये क्लास 11:45 में डेली चलती है। वहां पर ये सब चीजें कवर भी करा दी गई हैं 2-3 दिनों के अंदर ही अंदर। देखो हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी जिनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड है ना। स्थापना की बात करते हैं तो ये बात है आपकी 1919 में एक संधि हुई थी, वर्साय की संधि, उसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 65 को, त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव है, और त्रिवेणी महोत्सव कहां मनाते हैं, तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर आ गया ऐसी नंबर, बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 66 को, मलेशिया की मुद्रा का नाम बताना है। ये चीज हमने आपको पढ़ा दिया है ना, मुद्रा वाली भी पढ़ा दिया है। और जितने भी हमारे मॉडल पेपर है, नए स्टूडेंट को बता दें कि जितने भी हमारे मॉडल पेपर होते हैं, है ना, उस मॉडल पेपर के अंत में आपको कम से कम 10 मिनट का हम आपको समय देते हैं, 5 मिनट का समय देते हैं, जो आपके जैसे मुद्रा हो गया या आपकी जो सामान्य जागरूकता, यानी 10 नंबर जो आपके पूछे जाने हैं सामान्य जागरूकता से, वो इसी के अंत में हम आपको करवाते हैं थ्योरी वाला। तो जब भी क्लास हमारी देखा करें तो वीडियो के अंत में जरूर देखा करें, ठीक है। देखो मलेशिया की मुद्रा है क्या, तो आप कहेंगे सर 66 नंबर है, और आपका जो आंसर है वो मलेशियाई रिंगिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी मलेशियाई रिंगिट, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल है राइट आपका आंसर है हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के जो लेखक है वो आपके कौन है, यहाँ पर इस किताब के लेखक कौन बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 68 की ओर चलते हैं, उत्तर पश्चिम में साथ अपनी भूमि साझा करता है, यानी जो भारत है वो उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम कहां पर है ये तो आपको पता ही होगा कि सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, इस वाले एरिया की बात कह रहा है। और इस वाले एरिया में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका पाकिस्तान जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आप क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके अफगानिस्तान की ओर यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपकी बनती है, आपका आंसर डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 69 की ओर, आपसे कह रहा है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। इरविकुलम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, या इरविकुलम भी कह देते हैं, ये उद्यान आपके केरल में मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल में आपका है इदुक्की जिला है, इदुक्की जिले में मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 70 की ओर, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। यानी जो आपके पड़ोसी हैं, है ना, पड़ोसियों को कभी भुलाना नहीं, पड़ोसियों के बारे में एक एक जानकारी आपको होती है कि पड़ोसी करता क्या है, खाता क्या है, कमाता क्या है ना, वो पैसा कहाँ रखता है, क्या क्या है। तो इसका मतलब है पड़ोसियों को नहीं भुलाना है, यानी कि आप सिर्फ पड़ोसी देश जो आपके हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, उनके मुद्रा के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी राजधानियां, ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए। और आपके मलेशिया है, और मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका है क्या, तो मलेशिया के राष्ट्रीय खेल है सेपक, जिसे हम लोग टकराव भी कहते हैं, सेपक टकराव बोलते हैं, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सेपक टकराव इसे बोलते हैं। इस खेल को हम लोग किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग किक वॉलीबॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज लोग पहली बार आप पढ़े होंगे सेपक टकराव, लेकिन इसी खेल को हम लोग बोलते हैं किक वॉलीबॉल। क्या बोलते हैं, किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस खेल, यह खेल भारत के नॉर्थ ईस्ट में खेला जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आनेगा वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, आएगा क्वेश्चन नंबर आपके अगले की ओर आते हैं, लेकिन आज एक क्वेश्चन आपके यहीं रखते हैं। करंट अफेयर आज आपकी नहीं होगी, यहाँ पर होगी आपकी स्टैटिक जीके, जो कि हमारी क्लास में, डेली क्लास में आपको लास्ट में इस प्रकार के होते हैं। अब आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है,
हम आपको जितना पढ़ाते रहे बस आपको ध्यान से सुनते चलना है, बातें नहीं करना है। यहाँ पर आपसे देखो दिया गया है कि सर जो आपके प्रमुख मंदिर हैं और ये कहाँ पर आपकी स्थित हैं, आप देख सकते हैं कि सर सलार बालाजी मंदिर कहाँ पर है, तो आपकी ये राजस्थान में है, यानी बालाजी मंदिर राजस्थान में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो आपकी गुवाहाटी जो आपकी असम में है। नटराज मंदिर जो आपके है वो आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखा जाए सोमनाथ मंदिर जो आपका है वो कहाँ पर है, तो आपकी गुजरात है। देखो हमने कहा इस क्लास के जस्ट बाद एक क्लास आपकी स्पेशल डोज की होती है ना, स्पेशल डोज की होती है, तो उसको भी आप देखा करिए। देखो दिया है रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपकी जम्मू कश्मीर में है। सारनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपके सर सारनाथ मंदिर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। योगिनी मंदिर आपके कहाँ पर है, मुरैना जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो आपके बिहार में हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर जो आपका है कहाँ पर है, तो हम्पी जो आपकी कर्नाटक में है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करती चलिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत आपके प्रति लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल जी जान और ताबड़तोड़ तरीके से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो सेशन में लाइक शेयर की संख्या इतना करिए कि ओवर हो जाए, ठीक है ना। देखो दिया है माता वैष्णो देवी के मंदिर की बात करते हैं, तो ये कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला दिया गया है आपसे कंदरिया महादेव का मंदिर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो आपकी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखो गोमतेश्वर मंदिर जो आपकी कर्नाटक में है। यहाँ पर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, तो आपके आंध्र प्रदेश में है। दशावतार मंदिर आपसे पूछा जाए तो ललितपुर जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आपका है। यहाँ पर दिया है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो आपके भुवनेश्वर जो आपकी उड़ीसा में है। तो ये आपका मंदिर से हुआ। यहाँ पर देखिए कुछ घास के मैदान भी आपको मिलेंगे। ये घास के मैदान जो आपके हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका टुंड्रा या आपका क्षेत्र होता है जो आपके कह सकते हैं जहाँ पर बर्फ वगैरह होती है उसको टुंड्रा एरिया कहते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर जो आपको मिलेंगे टुंड्रा एरिया मिलेंगे। तो देखिए जो पंपास घास के मैदान है वो आपके अर्जेंटीना में मिलेंगे, यानी जो अर्जेंटीना एरिया ये आपका है, यहाँ पर देखो पंपास घास के मैदान है। वहीं पर देखा जाए जो सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में, तो आप लोग सवाना घास के मैदान ये देखिए भूमध्य सागर के आसपास जो आपका है, भूमध्य रेखा के आसपास जो आपको मिलेंगे वो पंपास सवाना घास के मैदान होंगे। यहाँ पर गुआना जो आपका दिया है लानोस, क्या दिया है, लानोस जो आपका दिया गया है वो आपके गुआना क्षेत्र में आपको मिलेंगे, है ना। इसी एरिया में आप आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका स्टेपी घास के मैदान जो आपके हैं ये देखिए आपके यूरोप और एशिया के मध्य में आपका है, यानी यूरेशिया क्षेत्र में आपकी स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड की बात करते हैं, कैंटरबरी जो घास के मैदान है वो आपके कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है। यहाँ पर वेल्ड अगर पूछे वेल्ड कहाँ पर है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में देखने को यहाँ पर आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इससे पॉइंट भी पढ़ना है कि घास के मैदान को घास के प्रभुत्व वाली वनस्पतियों से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अत्यंत कम अथवा कोई वृक्ष अनावरण नहीं होता है। घास का मैदान वहां होता है जहां घास के विकास के लिए पर्याप्त आर्द्रता होती है, किंतु जहां पर्यावरणीय परिस्थितियां जलवायु मानव जनित दोनों वृक्षों की वृद्धि को रोक लेते हैं, यानी वहां पर वृक्ष नहीं होते हैं, घास ही उगती है। यहाँ पर देखो उष्णकटिबंधीय यानी ये आपके भूमध्य जो क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा होती है वो आपका एरिया में देखा जाए 23.5 से 23.5 नीचे वाले में ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपास, वेनेजुला में आपके लानोस। तो आपसे पूछे लानोस घास का मैदान कैसा है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यानी इसको बताने का मतलब है कि अगर आपसे घास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मैदान से रिलेटेड आ जाए तो कैसा भी आ जाए, रट्टा नहीं मार लेना है कि नहीं चलो सवाना घास का मैदान अफ्रीका से है। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि ये मैदान कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये उष्णकटिबंधीय आपके मैदान है। कौन, सवाना, ब्राजील जो आपका कंपोस है, वेनेजुला जो आपकी लानोस है। यहाँ पर देखो शीतोष्ण घास के मैदान जो कि देखिए आपके पंपास हो गया, यहाँ पर देखा जाए प्रेरी हो गया, यहाँ पर वेल्ड हो गया, है ना, और ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स हो गए। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है और ये जो एरिया है वो आपकी शीतोष्ण में आते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं विधान परिषद वाले राज्यों के नाम, आपको ट्रिक से पढ़ना है। यहाँ पर विधान परिषद आपको मालूम है कि भारत में 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है ना। हमने कहा स्टैटिक जीके आपके दिलों और दिमाग में बिल्कुल बसा देंगे। यहाँ पर देखो दिमागों में दिलों में जो आपका बसा होगा उसको भी निकाल के हम आपको स्टडी से संबंधित आपके भर देंगे। देखो 6 आपके यहाँ पर है राज्य, है ना, विधान परिषद जो आपके हैं। तो आप कहेंगे ट्रिक जो आपका है वो ट्रिक है तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। तू से यहाँ पर दे सकते हैं आपके सामने, टी से हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी से हो जाएगा बिहार हो जाएगा, इधर महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है और आपकी कर्नाटक है। ये आपके ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद आपकी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, तू भी मजा कर, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो भैया यहाँ पर अभी एक वन रिपोर्ट आपकी आई थी, है ना, वन रिपोर्ट आपकी आई थी
और ये वन रिपोर्ट जो आपकी है कौन सी है, तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण जो पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आपका आया था। ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों पर आपकी प्रकाशित होती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में आपकी प्रकाशित होती है। याद रखिएगा ये 18वीं रिपोर्ट है जो आपकी 2023 में आपकी आई थी। सर्वप्रथम अगर पूछे तो सर्वप्रथम 1987 में भारत में वृक्षावरण जो की नीति आपकी आई थी 1988 के तहत आपकी हुई थी और कहा गया था कि आपके 33% वनों का होना यहाँ पर आवश्यक है। तो ये दोस्तों जारी कौन करता है? तो दोस्तों वन रिपोर्ट जो जारी करता है वो अनुसंधान जो आपका वन अनुसंधान है आपका देहरादून, ये इसको जारी करता है। भारत में अगर हम आपसे पूछे वृक्षावरण कितना है तो कुल वन और वृक्षावरण अगर मिला दे तो टोटल ये आपका इतना होता है। वन आवरण का अगर पूछे तो वन आवरण लगभग 21.76% है, ये परसेंट आपसे पूछेगा। भारत के कुल भौगोलिक का जो क्षेत्रफल है वो 25.17% यहाँ पर है और वृक्ष आवरण का ये 3.41% आपका है। ये चीज आपको इतने आसानी से तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पर ले चलते हैं। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में कितनी वृद्धि आपकी हुई है? क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भैया जो आपकी 2023 में आपकी रिपोर्ट आई थी वन वाले में, उसमें से वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पर वन आवरण में वृद्धि जो आपकी हुई है वो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण में कितने हुई है? तो 1289 वर्ग किलोमीटर में हुई है। कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि वन क्या है और वृक्ष क्या है ना, वन क्या है वृक्ष क्या है। तो देखो जैसे कि मान लीजिएगा ये जो आपके दिए गए हैं है ना, ये जो आपके दिए गए दूर दूर जो आपके होते हैं इनको हम वृक्ष में रख लेते हैं। किस में रख लेते हैं? यहाँ पर वृक्षों में रख लेते हैं। और जहां पर पास पास में होते हैं, जहां पर ढेर सारे वृक्ष होते हैं, उनको वन में कर देते हैं। यानी आपके गाँव में जो तालाब है, आपके खेतों में जो वृक्ष हैं, उन सबको गणना करते हैं वृक्षों के रूप में। और जो वन के रूप में होते हैं, वन जो आपके होते हैं घने जंगल होते हैं, तो वन और वृक्ष को मिला देते हैं, तब आपका इतना होगा। वनों में आपका इतना होगा और वृक्षों में आपकी वृद्धि ये हुई है, यानी इसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट में से कि अधिकतम जो आपकी वृद्धि हुई है कौन है। तो देखो सघन वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि वाले राज्य में देखिए छत्तीसगढ़ आपका प्रथम है, जो अधिकतम वृद्धि यहाँ पर दर्ज हुई है छत्तीसगढ़। सेकंड नंबर आपका उत्तर प्रदेश है और तीसरा आपका उड़ीसा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगला दिया है वन आवरण में अधिकतम वृद्धि जो आपकी हुई है वन आवरण में आपका, है ना। इसमें देखो वन और वृक्ष दोनों थे, वन और वृक्ष दोनों थे जो आपकी इसमें था। इसमें सिर्फ और सिर्फ वन के मामले में है और वन जो आपके मिजोरम है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या होते हैं, यहाँ पर ज्यादा वन है। कहां पर? मिजोरम साइड में ज्यादा वन है, तो वृद्धि कहां होगी? जहां पर वन ज्यादा होंगे। तो आपकी मिजोरम साइड में आपकी वन आपकी यहाँ हुआ है। दूसरा गुजरात है, तीसरा आपका उड़ीसा है। ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का आता है और तीसरा स्थान आपके छत्तीसगढ़ में आता है। यानी वन जो सबसे ज्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण जो आपसे पूछे तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा है कहां पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आपके महाराष्ट्र में। ये आपके वन और वृक्ष आवरण में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन है, यानी वन आवरण के प्रतिशत के हिसाब से। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो लक्षद्वीप आपका है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। यानी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक यहाँ पर देखा जाए तो वृक्षों को देखा गया है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर 33% से ज्यादा वृक्ष होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण में सुधार आपका रहेगा। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, मैग्रो वन जो होते हैं दलदली एरिया में होते हैं, यानी कुल मैग्रो वन का जो आवरण है वो है आपका 4992 वर्ग किलोमीटर। बांस वाले क्षेत्र का विस्तार इतना है और 2000 की तुलना में बांस क्षेत्र में देखा जाए तो 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर हुई है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव आपके हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी आपके पेड एग्जाम के लिए काफी अच्छी सुविधा की गई है। आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट किया गया है और इसमें से देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आपके यहाँ पर देखा जाए वन लाइनर भी होंगे और डिस्क्राइब के साथ होंगे। मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें 3 प्रकार के मॉडल पेपर होंगे। यानी आपको इसमें कुछ मॉडल पेपर ऐसे होंगे जैसे हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं, उसके नीचे आंसर होगा। कुछ मॉडल पेपर आपके ऐसे हैं जिनमें आंसर की लास्ट में होगी और कुछ आपके ऐसे हैं जिसमें से मैथ, जीके, रीजनिंग ये भी आपको उसमें से इंक्लूड होगी। ठीक है। बाकी हमारे ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसा कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो या आपका हिंदी हो, है ना, या आपका वन लाइनर हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो। बड़ा अच्छी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप में से विजिट कीजिएगा और वहाँ पर देख सकते हैं जो आपके
यहाँ पर कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, है ना, हर एक टॉपिक से 5-5 नंबर आने हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप लोग मार्केट में बुक खरीदते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे व्यवस्था की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री की गई है। उसी में से जैसे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर कोर्स परचेज करने के बाद टेस्ट सीरीज भी आपकी है, वो भी आपको फ्री उसी में आपकी कर दी है। वो आपकी टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें जुड़िएगा और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आइएगा अगली क्लास में हम आपको लिंक भी दे रहे हैं, और इस लिंक के माध्यम से क्लिक करेंगे तो सीधा आप दुनिया की सबसे सुपर फास्ट, है ना, ट्रेन के माध्यम से आप हमारी नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं। ये नेक्स्ट क्लास की लिंक हम आपको दे दिए हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में आ जाइए। चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।